नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम आ चुका है और ऐसे में तमाम सियासी दलों ने उत्तर प्रदेश में डेरा डालने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस और सपा से लेकर आम आदमी पार्टी तक मैदान में लोगों को अपनी ओर खींचने में जुट चुके हैं। वहीं बीजेपी भी 2022 के लिए रणनीति बनाती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक मैदान में है। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए इन दिनों महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी सुबह लखीमपुर खीरी पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। इससे पहले लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा कराई गई। पुलिस और प्रशासन ने उम्मीदवारों का अपहरण किया। नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को पुलिस उठाकर ले गई। नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया। यहां तक कि महिला उम्मीदवारों को भी मारा पीटा गया, जिसके बाद से सियासत और तेज हो चुकी है। बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम दल खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम तस्वीरें इस बात को लेकर भी कि जिस तरीके से अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में वो तमाम नेता पहुंच रहे हैं जो दिल्ली में बैठकर एसी रूमों में बैठकर ट्वीट करते नजर आते थे, अब वो लोग भी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है आखिरकार उस वक्त कहां थे और अब कहां आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ पहुंचने के बाद मौन व्रत रखा। यह मौन हमला था योगी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। लेकिन उसके बाद जब वो गरजी, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया, कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को। प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने जिस तरीके से हमला बोला योगी सरकार पर, वहीं उसके साथ ही अब कानून व्यवस्था को लेकर हाल ही में जो चुनाव हुए थे उन नतीजों के दौरान लखीमपुर खीरी में जो स्थिति हुई थी उन चीजों को लेकर आज उन्होंने मुलाकात की। उससे पहले क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने, सुनते हैं। गुंडा राज है, जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। जो भद्रता की गई, प्रस्तावक थी महिला, वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जाकर प्रस्तावक बनना चाहती थी, उसकी साड़ियों को खींचा गया, अभद्रता की गई। सरकार की तरफ से एक शब्द अफसोस के नहीं। इस उत्तर प्रदेश में जहां जंगल राज फैला है, जिस प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार, जिस प्रदेश की पहचान बन गई हो, आम आदमी सुरक्षित न हो, दिन दहाड़े हत्या हो जाती हो, अपहरण उद्योग हो गया हो, वहां प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट देके जाते हैं कि यहाँ कानून का राज है। अरे प्रियंका गांधी जी जाएंगी, उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से मिलेंगी जिसके साथ अभद्रता हुई है, और निश्चित तौर से वो जानने का काम करेंगी और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में चुप नहीं बैठ सकते।
और आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल स्पष्ट कहा, संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिला के सम्मान को बचाने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, न लाठी से डरेंगे, न सरकार के तानाशाही से डरेंगे, न दमन से डरेंगे। मुकदमा लिखेंगे, लिखें। मुकदमे से कांग्रेस पार्टी कहीं डरती नहीं है, दबती। अब चुनावी मौसम में जहां कांग्रेस योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग चीजों को लेकर हमला करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला किया, कथित तौर पर आगरा में जो पाकिस्तान के लिए नारेबाजी की गई उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, यह आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था, जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। तो आपने सुना मुख्यमंत्री को, आपने सुना प्रियंका गांधी को, आपने सुना अजय कुमार लल्लू को, आपने सुना तमाम दलों को आपने सुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी मौसम है और ऐसे में तमाम लोग अब जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं, अपनी अपनी बातें कहना शुरू कर चुके हैं, अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से हमला करने की कोशिश में जुटे हैं और खुद को सबसे बड़ा जनता हितैषी बताने की कोशिश में जुटे हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संजीव जी, सबसे पहले आगरा में जो कथित तौर पर यह नारेबाजी हुई है, इसको लेकर मैं कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेकर जहां जो बीजेपी के नेता हैं वो तो हमला कर ही रहे हैं, डिप्टी सीएम हमला कर रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल कहा, बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही सर। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। देखिए, एक बात और समझिए कि अकेले आगरा में घटना नहीं घटी, ये घटना कन्नौज में भी घटी और कन्नौज पुलिस ने स्वयं, यानी उस शासन की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के शासन की पुलिस, माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार की पुलिस, उसने उस भीड़ में जो समाजवादी पार्टी की एक रैली थी, धरना प्रदर्शन था हमारा 15 तारीख को, उस रैली में कुछ ऐसे अराजक तत्व आए थे जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद प्रकरण की जांच की तो पाया गया कि वो जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और आप कन्नौज आप आ जाइए, कन्नौज आप देख लीजिए, आपके पास भी खबर आ चुकी होगी, भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं के ऊपर कन्नौज पुलिस ने खबर। इसी तरीके से आगरा में आगरा पुलिस भी कह रही है कि कहीं न कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये जांच का विषय है, जांच करे सरकार, और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद कुछ सामने हो जाएगा। मैं दावा करके कह सकता हूँ और राजनीतिक तत्वों ने ही ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से अनुशासित कार्यकर्ता है, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन इस तरीके से जो वोट बैंक का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो कभी नहीं करता। वही तो सवाल यही है ना संजीव जी, अगर ऐसा बात है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के लोग नहीं है या फिर कोई साजिश रची गई, तो समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? अखिलेश यादव चुप क्यों है? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो लखनऊ में जो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, तुरंत उस मामले को लेकर कहा था कि हमें यूपी सरकार पर, यूपी एटीएस पर, यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं है। ये बताइए, आप मुझे बताइए मोहित जी, आपके घर में भी कुकर होगा, आपके घर में भी कुकर होगा। कुकर क्या आप खाना बनाने का बर्तन है या बम बनाने का बर्तन? वो यूपी पुलिस ने उसको बम बनाने का सामान बना दिया। किस तरीके से आप जांच कर रहे हैं? जांच करने का तरीका होना चाहिए। आप घर में अगर आपके कुकर है, घर में आपके अगर चिमटा है, घर में आपकी कलछी है,
तो आप कहेंगे कि ये बम बनाने के सामान। नहीं नहीं संजीव जी, बात ये है, सवाल ये है कि आप जब जांच किसी मामले को लेकर चल रही है और जबकि आपको पता है हर बार विधानसभा चुनावों में यही होता है, पाकिस्तान आतंकवाद आते ही उत्तर प्रदेश में विकास के तमाम जो मुद्दे हैं, विकास की जो तमाम बातें हैं वो हवा हवाई हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और लगातार इसको लेकर ही चर्चा होनी शुरू हो जाती है। आपको नहीं लगता कि जब चुनाव सामने है और ऐसे में अभी बयान देने से बचने की जरूरत थी जांच कंप्लीट होने तक? नहीं, बिल्कुल मेरी बात समझिए इस बात को। ये 2014 के बाद नए तरीके का हिंदुस्तान कैसे जनरेट हो गया, नए तरीके का हिंदुस्तान कैसे बन गया, जो चुनाव के समय फिर इनको आतंकवाद याद आता है, चुनाव के समय इनको पाकिस्तान याद आता है, चुनाव के समय ये सारी चीजें याद आती है। 4.5 साल बीत गए सरकार को। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी नकारा थी कि 4.5 साल में उसने कोई एक ऐसा काम नहीं कर पाया, एक भी आतंकवादी नहीं ढूंढ पाए? इलेक्शन आ गए, अब आपको आतंकवादी ढूंढे नहीं मिले, आपको ढूंढे जा रहे हैं, आप जबरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है? मैं सर आपकी सरकार में जो आपने एनकाउंटर करा, यूपी एटीएस ने जो एनकाउंटर किया था लखनऊ में, एक आतंकवादी था उसी इलाके में जहां से इन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जी, फिर ऐसे सवाल कैसे खड़े करेंगे आप? नहीं, ये आपकी बताइए, सरकार में भी क्या ऐसे लोगों को पकड़ा गया है? ये मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए मोहित जी, क्या एक मोहल्ले में अगर एक आतंकवादी पैदा हो गया है या पकड़ा गया है तो क्या उसके कारण पूरा मोहल्ला आतंकवादी हो जाएगा? ये आप मुझे बताइए, क्या ये संभव है? अगर ये संभव है तो फिर तो एक नगर में अगर पैदा गया तो पूरे नगर में सारे आतंकवादी हो जाएंगे, एक जिले में पैदा किया गया तो पूरे जिले में पैदा आतंकवादी हो जाएंगे। आतंकवाद एक मानसिकता है, उस मानसिकता को पकड़ना पड़ेगा, उस मानसिकता के पर वार करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा, ना कि जबरदस्ती आप जो है किसी आदमी को उसमें शामिल करने का प्रयास। नहीं देखिए, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने क्या कहा, काम कर रहा है, वो साफ तौर पर अपना संदेश देने की कोशिश ये कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी सुरक्षा हमारे आपके लिए जो तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था होते हैं उन तमाम चीजों को अपने वोट बैंक के लिए ताक पर रख सकती है, वो ये कहना चाह रहे थे। ये गलत आरोप लगा रहे हैं आप मोहित जी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी देश, मैं नहीं लगा रहा हूं सर, ये मुख्यमंत्री ने कल कहा है बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए। मुख्यमंत्री हमेशा चुनाव के माहौल में रहने वाले हैं। आप जानते हैं पुलवामा हुआ, हाँ, पुलवामा का फायदा किसको हुआ? उसके बाद पुलवामा की जांच बंद कर दी गई। यानी आप किसी मुद्दे पर पहले देश के जनमानस के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके बाद उस मुद्दे को बंद करते हैं। यानी आपका पूरा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से देश की जनभावनाओं का खिलवाड़ किया जाए, उनका वोट बैंक लिया जाए, उसके बाद उस मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। मैं जब आपके प्रदर्शन में, आपकी रैलियों में पाकिस्तान के नारे लगेंगे तो क्या होगा? ये मुझे बताइए, पुलवामा में हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? वो आरडीएक्स कहां से आया था, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं की गई? ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो भी सरकार में है, जो सरकार के लोग थे, सरकार की सारी एजेंसीज की जिम्मेदारी थी कि पुलवामा में जो भी आरडीएक्स आया था, जिस तरीके से भी वहां बम विस्फोट हुआ, उन सारे बम विस्फोट की जांच करनी चाहिए। नहीं संजीव जी, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? कब तक करेंगे? नहीं, जहां तक उसकी जांच पहुंची है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल सर ये कि वो तो आपकी रैली थी सर, आपका प्रदर्शन था, आपकी रैली में प्रदर्शन में आके अगर कोई इस तरीके से पाकिस्तान के लिए नारे लगाता है फिर क्या मतलब रहा? मोहित जी मेरी बात समझिए जी, देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई घटना घटी है तो 3 महीने के अंदर पुलिस को अपनी जांच कंप्लीट करनी है। क्या 3 महीने अभी हुए पुलवामा को? पुलवामा को हुए 2.5 साल हो रहे हैं, ठीक है? क्यों नहीं अब तक जांच हुई है? किसकी जिम्मेदारी है? जब 3 महीने का कानून आपका ये कहता है, हमारा संविधान ये, हमारा सीआरपीसी ये कहती है कि 3 महीने के अंदर पुलिस को जांच करनी है, तो 3 महीने के अंदर पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? और क्या वो जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, क्या वो दंडित नहीं किए जाने चाहिए? जब आपको समय दिया गया है, टाइम बारिंग समय है कि 3 महीने के अंदर आपको जांच करनी है, तो आपने टाइम बारिंग समय में चलिए ठीक है, आप आगरा के इस प्रदर्शन से लेकर आप पुलवामा तक पहुंच गए। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। देवेंद्र जी, आप भी सुन रहे होंगे संजीव जी को, और सवाल ये भी कि चुनाव आते ही, अब ये मौसम क्योंकि चुनावी हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। कोई जंगल राज बता रहा है उत्तर प्रदेश को, कोई ये कह रहा है कि यहां पर महिलाओं की अस्मत को लूटना आसान हो चुका है, कोई कह रहा है पाकिस्तान की बातें हो रही है। क्या कहेंगे आप? मोहित जी, थोड़ा लेट जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ, टेक्निकल परेशानी थी, मुझे कोई ज्यादा चीज मिली नहीं है।
क्या क्या बोला है समाजवादी के प्रवक्ताओं ने। मैं सर सीधे तौर पर लेकिन- जो कि कल की बात थी, परसों की बात थी, आगरा में जो रैलियां हुई, जो प्रदर्शन किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसमें पाकिस्तान के लिए जो नारेबाजी की गई, उसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच और ये मानसिकता है। जी अब ऐसे में समाजवादी आप पार्टी मैं जिस सवाल तरह से यही है आपसे बोलती कि है, जी, जब भी चुनाव आते हैं तो इस आप तरह की अच्छे से बातें जानते हैं क्यों? मोहित जी, उस सब चीज को आपके सामने है जो परसों आगरा में हुआ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बोला है, समझाया है, सबके सामने वो बात आई है। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा मोहित जी, जी एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने बहुत हल्के से सुना था जी सर, कि अब सारी चीजें याद आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलवामा का जिक्र करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं आगरा से लेकर गए सर उस चीज को वो। पाकिस्तान की देन है और पाकिस्तान इनके संबंध में है कहीं ना कहीं से। ये कहते हैं कि हम देश में जब बात आती है चुनाव की तो हम पाकिस्तान की बात उठाते हैं, कभी चाइना की। यही तो चीज है, इनकी मानसिकता जो है वो नंगी इन्हीं को कर देती है। नंगा इस तरह से जिस तरह से आप बोल रहे हो और परसों की घटना बोल रही है जो आगरा में हुआ, और पुलवामा का जिक्र ये स्वयं कर रहे हैं कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए। अरे पुलवामा की जांच तो चल रही है, जांच किस किस चीज की होनी चाहिए? जांच 7 साल से जो तुम्हारी साथी है कांग्रेस, उसकी भी जरूरत है कि कहां कहां क्या क्या हुआ। पुलवामा की घटना छोड़िए, आप लाखों किलोमीटर भारत का एरिया कैसे पाकिस्तान में चला गया? नहीं देखिए, हम वहां नहीं जाना चाहते, पुलवामा पर भी हम नहीं जाना चाहते। संजीव जी, एनआईए इसको लेकर जांच कर रही है, लेकिन सवाल संजीव जी मैं आपके पास लेकर फिर से यही आ रहा हूं, आपके अपने प्रदर्शन में, आपकी अपनी रैली में किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पाकिस्तान के लिए नारेबाजी कर दे? आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? आप मोहित जी, आपको कन्नौज छिबरामऊ की घटना मालूम है कि नहीं? जी। मुझे बताइए। नहीं, मेरे को कन्नौज की घटना भी मालूम है, मुझे गाजीपुर की मालूम है, गाजीपुर में भी गिरफ्तार हुए हैं ऐसे लोग। लेकिन सवाल सर ये कि जो काम आपका हो रहा है, जो आपके प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, मुझे एक बात बताइए मोहित जी, वो कौन लोग हैं? वो उसकी जांच कौन करेगा? वो जांच वो अभी कन्नौज में हुई है, कन्नौज में 5 आदमी पकड़े गए हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इस तरीके के लोग हमारी रैलियों में भेजे जा रहे हैं, उनसे वो नारेबाजी करवाई जा रही है, उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं, उसके बाद उसको एक मुद्दा बनाते हैं। ये बहुत पुरानी राजनीति है इनकी। इस तरीके से आप देश के छलावे, आप विकास की बात करिए, आपने 4.5 साल में क्या किया उसकी बात करिए। आप इलेक्शन में क्या लेके जा रहे हैं? जब सर आपकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, जब आपके पार्टी के मुखिया ये कहेंगे कि मुझे यूपी एटीएस पर विश्वास नहीं है, यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। विकास की बातें कहां रह जाएंगी? विकास की बातें तो आप खुद खत्म कर रहे हैं। हमारी रैली में 5 आदमी पकड़े गए, वो कौन आदमी थे? वो किस दल के लोग थे? चलिए ठीक है, जवाब ले लेता हूं। देवेंद्र प्रमुख जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग वहां पर जाकर साजिश के तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे ताकि तमाम मुद्दों को बदला जा सके, घुमाया जा सके, आप लोग अपने इलाकों में अपने इस पूरे मामले को लेकर अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, कन्नौज का उदाहरण उन्होंने दिया। देखिए कितनी छोटी मानसिकता के लोग हैं और कितनी कमजोर बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं के प्रोग्राम में जाकर, इन्हीं की रैलियों में जाकर इन्हीं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और ये इसको पहचान नहीं पा रहे, तो ये चुनाव कहां लड़ पाएंगे? मैं तो समझता हूं, आप मुझे बताइए इनके पास चेहरे पे पार्टी लिखा होता है क्या? आप सुन लीजिए मेरी बात। जब आप उन कार्यकर्ताओं को नहीं रोक सकते जो भारतीय जनता पार्टी के आपके बीच में जाकर आपकी छद्दियां उड़ा रहे हैं, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? अरे आप सवाल उठा रहे हैं शासन और प्रशासन को, भूल गए? अरे नहीं सर, आप तो नहीं, वो तो चलिए कार्यकर्ताओं को आप बीजेपी का बता देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा? जलवा दिया आप लोगों बिल्कुल। ने। 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। ये है विकास की बात करते हो? 7 साल में 24 से 20 कॉलेज नहीं बने। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज देने का काम कर रही है पार्टी। और जिस कोरोना काल की बात कर रहे हो, जहां बैठकर नंगा नाच रखते लोगों को वैक्सीन नहीं होने दे रहे थे, वहां हमने 500 प्लस ऑक्सीजन प्लांट यूपी को देने का काम किया है। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम सुशासन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों के पास ना मुद्दा था ना है। पाकिस्तान की बात भी आप करेंगे और हिंदू मुस्लिम की बात भी आप करेंगे। हम तो सिर्फ विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ेंगे।
रुख एक बार फिर से अपने मुद्दे का करेंगे। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, मैं एक बार फिर से रुख आप ही का करना चाहूंगा। सवाल ये होगा कि सर, कार्यकर्ताओं को आप कह सकते हैं कि बीजेपी के हैं, उनके चेहरे पर किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन अखिलेश यादव उन्होंने तो खुद बयान दिया था सर। उन्होंने तो बयान कुछ खुद ऐसा दिया था कि यूपी एटीएस को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे, यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। पुलिस को लेकर सवाल का ये खड़े कर रहे थे कि जांच है वो जांच निष्पक्ष होनी, किसी एक पक्षीय जांच नहीं होनी चाहिए। पुलिस का काम हमेशा समाज के अंदर भय को खत्म करने का काम होना चाहिए, ना कि भय बनाने का काम। इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भय बनाने का काम कर रही है, वो ठीक नहीं है। समाज के जो भी अगर कोई अपराध कर रहा है तो अपराध की जांच निष्पक्ष हो, और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बात बहुत स्पष्ट उन्होंने कही थी कि अपराध के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश के साथ किसी भी आदमी का कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। देश अगर सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, तो वोट बैंक के लिए ऐसे बयान क्यों? ये वोट बैंक के लिए हो रहा था। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस जांच निष्पक्ष नहीं कर रही है, इस बात तो उन्होंने कहा था। यूपी एटीएस जांच कर रही है सर इस मामले को लेकर। हाँ, यूपी एटीएस का एक्शन जारी है। 2 आतंकवादियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया, उनके सहयोगियों को कानपुर से गिरफ्तार किया। आज भी छापेमारी हुई है कई जगहों पर, लेकिन उन तमाम चीजों से पहले ही अगर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर देंगे तो लोगों में संदेश कैसा जाएगा सर? मोहित जी एक बात बताइए, ये अगर आतंकवाद हो रहा है, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको तत्काल फांसी होनी चाहिए। हाँ। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी मुद्दे पर, इस मुद्दे पर कभी भी ये नहीं कहेगी कि नहीं किसी आदमी को बचाया नहीं, वोट बैंक के लिए कहेगी। नहीं, वोट बैंक के लिए हुआ है, वोटों के लिए कहा है। कई नेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए सर। इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात की? समाजवादी पार्टी हमेशा दलित, वंचित, जो गरीब तबका है उसकी राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी कभी नहीं करती है। तो जब धर्म की राजनीति नहीं करती है, हमारे जब एजेंडे में ही धर्म नहीं है, हमारे एजेंडे में हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का आदमी है, गरीब आदमी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, चलिए, मैं इस एजेंडे पर भी बात करूंगा, इस एजेंडे पे भी बात करूंगा, क्योंकि अब सियासी मौसम जब आ चुका है तो तमाम दल सड़कों पर हैं। लेकिन उससे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, क्या ये वोट बैंक के लिए हो रहा है तमाम चीजें? देखिए कितना हास्यास्पद बयान आया समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से। क्या आपके गले उतर सकता मोहित जी? ये जो है, हम तो दलित की और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। ये दलित विरोधी रहे हैं, वो भी दलित ही थी, दलित समाज की नेता थी, आज भी दलित समाज की सर्वोपरि नेताओं में से एक बहन जी। ये समाजवादी के लोग थे जिन्होंने कपड़े तक उतार लिए। आज दलित हितैषी बनते और सारे जवाब देने पड़ते हैं लोगों के बीच में। और जितने हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए हैं ना, वो सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड 4000 प्लस समाजवादी के नाम हैं। ये भी याद दिला देना चाहता हूं इनको। और झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके की राजनीति आप कर रहे हो उसे प्रदेश की जनता नहीं है, समझ चुकी है। बहुत शानदार और समझदार युवा है आज प्रदेश का। आज प्रदेश जो है दुनिया में 16वें नंबर का आबादी में प्रदेश है, देश है अपने आप में। और उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार प्रदेश है, विकसित प्रदेश की लाइन में खड़ा है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री की पहली बार विश्व के पटल पर तारीफ हो रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री तो तारीफ कर ही कर रहे हैं, जो दुनिया के सर्वोपरि नेता है। पूरा विश्व, पूरा पटल, पूरा WHO, सारे कंट्रियां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रही है। आज गौरवान्वित है उत्तर प्रदेश का नौजवान जो 70 प्लस खड़ा है परसेंटेज के मामले में। तो माननीय योगी जी को 300 प्लस के पार दोबारा ला रहा है। चाहे कांग्रेस कुछ कर ले, चाहे सपा बसपा कुछ कर ले, चाहे ओवैसी बंधु मिलकर कुछ कर ले, चाहे पूरी दुनिया में जाकर धक्का खा ले, लेकिन कभी यूपी में नहीं टिक पाएंगे। मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं मोहित जी, मेरी बात को आप बिल्कुल इन दावों पर ही मैं आऊंगा। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनाइए, मैं सच के साथ बोलता हूं हमेशा। मैंने विकास की बात बोली है। अब बात सर मुद्दों की हो जाए, इस बात को लेकर कि विधानसभा चुनाव सामने है, कोरोना काल हुआ, आप लगातार कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम जो दल अब वहां पर पहुंचे हैं, वो पहले कहां थे सर? देखिए एक बात समझिए, समाजवादी पार्टी लगातार कोरोना काल में सरकार की अव्यवस्था पर सवाल उठाती रही।
जिस तरीके से गंगा नहीं, आप में मुझे बहती परसों है, की आपने- तस्वीरें छोड़कर आप फिर से बता दीजिए कि परसों जो आपने प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर, उस दिन को छोड़कर उसके अलावा आपने कब किया सर? कब नहीं, आप लगातार सड़कों पर रहे? देखिए, आप समझिए, लगातार हम लोग ये प्रयास करते रहे कि हम जनता पर वो बातें सब पहुंचा सकें जिन बातों पर असर पूरी जनता में हो ट्वीट रहा के है। जरिए सर? ट्वीट के जरिए भी हो रहा एसी था, रूम में वर्चुअल बैठकर? भी हो रहा- सुनिए तो मेरी बात को, जी। ट्वीट के जरिए भी हो रहा था, वर्चुअल भी हो रहा था, गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र, घर घर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है। क्षेत्र क्षेत्र समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे रूप में एक एक कार्यकर्ता से बात की, एक एक कार्यकर्ता को गांव गांव जाने के लिए प्रेरित किया, एक एक कार्यकर्ता को अरे महाराज ये बताइए कि पूरे कोरोना काल में अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकले, एक बार निकले आजम खान से मुलाकात करने के लिए, उसके अलावा वो घर से बाहर ही नहीं निकले। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात नहीं, की? अब ये देखिए समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग थी, ये आपको थोड़ी बता के निकलेंगे। जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ निकलेंगे, ये एएनपी न्यूज को थोड़ी बता के निकलेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। नहीं, आप एएनबी न्यूज से बताकर मत जाइए। मेरा सवाल सर आप समझ नहीं रहे, आप इसको निजी मत लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप जब आप जनता के बीच में जाकर आप ये कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हमने आपके मुद्दे उठाए हैं। कल प्रियंका गांधी कह रही थी कि हम लोगों के बीच में रहे, लाठी डंडे खाते रहे, समाजवादी ने कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने वो घर पर बैठी रही। देखिए सुनिए मेरी बात को, किसी के आरोप लगाने से समाजवादी पार्टी का आरोप से तो थोड़ी ना होता है। आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, विपक्ष की पार्टियों का काम होता है दूसरे दल के ऊपर आरोप लगाना। समाजवादी पार्टी ने पूरे कोरोना काल में एक एक कार्यकर्ता को प्रेरित किया कि आप गांव गांव जाइए, क्षेत्र क्षेत्र के अंदर जाइए और जो भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं उन अव्यवस्थाओं से सरकार को अवगत कराइए, जिससे क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी किसी भी मांग पर, जो भी मांगे हम उठा रहे थे उस पीरियड में, उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ही उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के कारण बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली। आपने, आपके चैनल ने, आपके बहुत सम्मानित चैनलों के साथ साथ बहुत सारे चैनलों ने ये दिखाया कि किस तरीके से गंगा में लाशें तैर रही हैं। और आप देखते रहिए कि आपको भी मालूम है, और अभी कहीं कुछ गया नहीं है। जैसे अभी ये कह रहे थे कि हम विकास पे राजनीति करते हैं, आप इनसे ये पूछिए कि कोरोना क्यों आए, तो लगभग 1.5 से 2 साल हो रहे हैं उत्तर भारत के अंदर आए, और ऑक्सीजन की कमी आज भी है। ये ऑक्सीजन कमी कौन दूर करेगा? क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, या कांग्रेस जिम्मेदार है, या बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है? इसके लिए सिर्फ सत्ता जिम्मेदार है। ठीक है। अगर वैक्सीन की कमी हुई तो इसके लिए सत्ता जिम्मेदार है। ठीक है अगर सर। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी हुई तो इसके लिए सत्ता जिम्मेदार है। अगर अस्पताल की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई तो इसके लिए सत्ता जिम्मेदार है। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, सत्ता से जवाब ले लेते सर, जवाब ले लेते। देवेंद्र प्रमुख जी, आपने बातें सुनी उनकी, क्योंकि अब सियासी मौसम है, तमाम दल पहुंच चुके हैं सर, दिल्ली से उठ करके वहां पर लखनऊ में पहुंचे हैं, कुछ रामपुर में पहुंच रहे हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और डेरा डालने की कोशिश हो रही है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को मजबूत कैसे किया जाए, ये कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी अलग इलाकों में पड़ी है, AIM MIM अलग पड़ी है, अलग अलग तमाम जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी वहां पर लगातार कल पहुंच चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे थे कोरोना काल में, घर घर जाकर उनकी जो तमाम मुद्दे थे वो सरकार से अवगत करा रहे थे। मोहित जी, आप हमारे बराबर, आपका पूरा लाइन, जितना भी मीडिया का पूरा परिवार था, जितने भी चैनल थे, और आपका तो बहुत सक्रिय और शानदार चैनल है, आपकी शानदार डिबेट तो शानदार कवरेज है, बधाई के पात्र हैं आप लोग। आप भी इस बात के सक्रियता के गवाह हैं कि कौन क्या कर रहा था। ये कौन सी पार्टी थी जिसमें जब वैक्सीनेशन हो रहा था, सबसे ज्यादा जरूरत थी उत्तर प्रदेश को, तो उस समय कौन से वो नेता थे, क्या उनका नाम था, जिन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन ना कराएं, और मैं तो कराऊंगा ही नहीं क्योंकि ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है और इस वैक्सीनेशन का कोई पता नहीं कब किसको क्या नुकसान पहुंचा दे। और मुस्लिम बस्तियों में जो प्रसार और प्रचार किया था, इस तरीके का काम कर रहे थे। कौन सी इनकी ऐसी सेवा है जिनके वीडियो, जिनके फुटेज, जिनके पिक आपके पास हो कि जनता की सेवा कर रहे थे? ये सिर्फ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ वो कार्यकर्ता, वो लोग, वो परिवार के लोग सड़कों पर थे। एक एक व्यक्ति काम कर रहा था, एक एक व्यक्ति के लिए जिससे जो बन पा रहा वो कर रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर खाने की व्यवस्था तक जितने कार्य थे, सिर्फ सिंगल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, और उसके साथ कोरोना के वेद योद्धा जो लड़ रहे थे, आप जैसे लोग, जो मीडिया के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरालिस मेडिकल स्टाफ है, जो फोर्सेज हैं, वो सब लड़ रही थी। उन सब वो बधाई के पात्र हैं। और जितनी छोटी मोटी छूट भैया पार्टी, ओवैसी, अखिलेश भैया, फलाना भैया, राहुल बाबा,
सोनिया जी और प्रियंका जी सारे ट्वीट कर रहे थे और लोगों को डरा रहे थे कि आपको अगर कोरोना छोड़ेगा तो महामारी मार देगी, मंदी मार देगी, आर्थिक स्थिति मार देगी। ये काम था इन लोगों को और पूरी भारत के 135 करोड़ लोग और पूरी जनसंख्या और पूरे नागरिक देख रहे थे कि कौन सी पार्टी इस वैश्विक महामारी में, संकट काल में हमारे देश के लिए क्या काम कर रही है। आज उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इनको डर सता रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है मोदी जी, कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है सर, देवेंद्र प्रमुख जी ने अपनी बात कही। संजीव जी के पास जाऊं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं अस्पतालों का, ऑक्सीजनों का, इन तमाम चीजों को लेकर कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो दावा कुछ और ही कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से हमने संभाला है। नहीं, दावा करने से अगर उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से इनके दावे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन के दावे और हकीकत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप भी बात को समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के दावे और जो जमीनी हकीकत है उनके बीच में कोई बीच में आपस में सामंजस्य नहीं है। WHO ने तारीफ की संजीव जी, जी WHO ने तारीफ की, ये बीजेपी का कहना है, और सिर्फ WHO नहीं बल्कि कई देशों के सांसदों ने तारीफ की है योगी मॉडल की। मेरी बात पहले पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। किसने कहा तारीफ की, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से मैनिपुलेटिव हुआ है, वो सब जानते हैं, ऐसा कुछ नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो मैनिपुलेशन सिस्टम है सब लोग जान चुके हैं, सब लोग पूरा एक्सपोज हो चुका है वो। आप एक बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाहाकार मचा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अव्यवस्थाओं का एक मायाजाल बना रहा और उस मायाजाल के बीच में जनता कराती रही, जनता मरती चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था। ये बिहार का इलेक्शन करा रहे थे, ये केरल का इलेक्शन करा रहे थे, ये तमिलनाडु का इलेक्शन करा रहे थे, ये आसाम का इलेक्शन करा रहे थे, ये पांडिचेरी का इलेक्शन करा रहे थे। ये इवन जब हम लोगों ने विरोध किया, बहुत बार हम लोगों ने इस बात को रखा, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव कराए, क्योंकि इनका पूरा फोकस चुनाव के ऊपर रहता था। देश की जनता और प्रदेश की जनता किस हाल में है इस पर इनका कोई फोकस नहीं है। ये अपने ये जो 2017 में इन्होंने अपने दावे किए थे, जो इनका घोषणा पत्र था, एक बार अगर आप उठा के पढ़ लेंगे तो शायद बहुत सारी क्लियर हो जाएंगे आपकी। अगर मोहित जी आपके पास उपलब्ध हो तो एक बार उसको पढ़िएगा जरूर। इनका खुद का अपना जो संकल्प पत्र था कि इन्होंने क्या क्या दावे किए और उन दावों में कितनी हकीकत ये पूरी कर पाए। इनका दावा नहीं संजीव जी, बात ये कि क्योंकि आप कोरोना की व्यवस्था को लेकर मैदान में उतर रहे हैं और लगभग इसी तरह के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी उतर रही है। नहीं है, कोरोना की व्यवस्था नहीं है, हम किसान का मुद्दा लेके जा रहे हैं, हम नौजवान के साथ जो छल हुआ है उसका मुद्दा लेके जा रहे हैं। जो इन्होंने कहा था 75 लाख नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दी हैं? जो इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय को डबल कर देंगे, कितनी आय डबल हुई है? क्या किया? किसान के को जानने का हक नहीं है। इन्होंने कहा था हम महंगाई दूर करेंगे, महंगाई आज कहाँ पहुंच चुकी है? फिर इन्होंने कहा था हम 35 रुपए में पेट्रोल उपलब्ध कराएंगे, अब धीरे धीरे 135 होने जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपराध ग्रस्त। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बातें कही सर। अभी एक बात इन्होंने कही थी कि उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हो रहा है। आप इनको शायद जानकारी नहीं होगी कि भारत विकासशील देश हुआ करता था, आज अल्प विकसित देश हो चुका है। इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के कार्यकाल में जो देश के ऊपर लोन है वो लोन कहां पहुंच चुका है शायद इनको जानकारी नहीं है। इन्हीं के कार्यकाल में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, पेट्रोल का रेट जब बढ़ता था तो किस तरीके से कर सकता था, लेकिन आज जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, देश कहां पहुंच चुका है इसके लिए कोई जवाब नहीं। ठीक है, आप कोरोना से लेकर महंगाई तक, किसानों के मुद्दे तक, तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आप कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चाहे सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को दे दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, WHO बेशक दे दे, विदेश के जो सांसद हैं वो बेशक दे दें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस बार स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा बिगड़ी और इसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश में है। महंगाई तक, किसानों तक, ये तमाम मुद्दे हैं। देखिए मोहित जी, हमारे मित्र जो है जानकारी का अभाव हमारे लिए बता रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि उनकी जानकारी में थोड़ा कहीं मोह भी हो सकता है और अभाव भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती हैं। हम पढ़कर भी आते हैं, समझकर भी आते हैं और दोनों में कंपेयर करने के बाद जब बात करते हैं बैठकर, क्योंकि चैनल पर बहुत बुद्धिजीवी लोग देखते हैं, सुनते हैं, झूठ नहीं चलता है, झूठ सुनने के लिए कोई नहीं बैठा। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, मनमोहन जी का जिक्र कर रहे हैं, अपनी जीप पटाने से रहे, इन्हें मुलायम सिंह जी का नाम लेना चाहिए था। अच्छा लगता मुझे भी, अपने नेता का नाम लेते,
अरे तुम्हारे पास जमीनी नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी, हम भी मानते हैं उनको, पूरा देश सम्मान करता है। आप मनमोहन सिंह जी की जरूरत कब से पड़ने लगी? कांग्रेस को महात्मा जी की जरूरत पड़ी, अब कांग्रेस में से आप मनमोहन सिंह को छीनने लगे। यही नीतियां तो आपकी बरगलाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। आप अपने बल पर काम क्यों नहीं करते? अरे जैसे हम लोग करते हैं, हमने जो किया मनमोहन सरकार में, आप शायद भूल रहे हैं डीजल और पेट्रोल की जो स्थिति है आज जैसी हो गई थी जब कोरोना काल नहीं था, जब वैश्विक महामारी नहीं थी, जब पूरी दुनिया हिली नहीं थी। आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से लेकर विकसित देशों की जो जीडीपी है वो माइनस और जीरो की तरफ बढ़ी है, और हम इतनी बड़ी विकासशील देश का सामना बड़ी जनसंख्या को लेकर कर रहे थे पिछले 70 सालों से, फिर भी हमने इस संकट काल का सामना किया है। सब चीज की रक्षा करने की कोशिश की है, कोई भूख से नहीं मरने दिया, कोई दवाइयों से मरने नहीं दिया। जब देश विकसित होना चाहिए था, जब देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए थी, जब देश विश्व विजेता होना चाहिए था, जब आप लोग कांग्रेस जैसी सरकारों में मिलकर विदेशियों के साथ बैठकर मनमानी कर रहे थे। चाइना बॉर्डर घेर रहा था, पाकिस्तान सैनिकों के सर काट रहा था, और आप वाही वाही करते हो और आपकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का समीकरण आप इस देश को ग्रस्त की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन आज वैश्विक महामारी है, दैविक आपदा है, हम दैविक आपदा से भी लड़ रहे हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर काम कर रहे हैं। दैविक आपदा में सिर्फ ईश्वर ही वो शक्ति है जो किसी को बचा सकती है, और तुम लोगों ने देश पर हमेशा दैविक आपदा दी है, अपनी कमियों की आपदा दी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम विकास के मुद्दे के साथ साथ सारी चीज लेकर जनता के बीच में ईमानदारी, आप जनता के बीच में जाएंगे सर, वो तो हमारी बात को आप जनता को कैसे समझाएंगे सर, विपक्ष को कैसे समझाएंगे कि भी तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों आखिरकार तेल को, जिसको हमने ये कहा था कि हम 35 रुपए लाएंगे या 40-50 जो भी आपने कहा, लेकिन आज तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ। आज तेल की बात, मैं खाली तेल की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम चीजें जान की कीमत, आज जान की कीमत समझिए मोहित जी। इस वैश्विक महामारी में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें तेल और खाद्यान्न के पैसे नहीं बढ़ रहे? आप मुझे एक भी कंट्री के नाम कराइए और मैं विकसित कंट्री की बात करना चाहता हूँ। आज छोड़िए विकासशील देशों की क्या स्थिति है जी। मैं आप तेल पे डिबेट करेंगे, आप खाद्यान्न पर डिबेट करेंगे, आप कोरोना पर डिबेट करिए मुझसे। कोरोना की बात करने के लिए बैठे हैं तो एक चीज को आप टारगेट करिए ना। अगर आप तेल की ही बात करने हैं तो पूरा डिबेट तेल पर करिए, मैं उसका कारण बताऊंगा, मैं एक एक चीज खोलकर बताऊंगा। मुझे कहीं की टांग और कहीं की पूंछ जोड़कर समाजवादी जैसे नेताओं की तरह डिबेट नहीं करनी। मैं मुद्दे पर बैठकर डिबेट करना चाहता हूं, मैं हर एक चीज का जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तेल के रेट क्यों बढ़े हैं, देश ने किस आपदा का सामना किया है। मोहित जी, आप तेल की बात कर रहे हैं, देश में इससे ज्यादा भयानक स्थिति जब आ गई थी जब कोई वैश्विक महामारी नहीं थी। इसी देश में 100 रुपए से 150 रुपए किलो तक प्याज बिका था। आज प्याज की क्या कीमत है उठाकर देख लीजिए, आज टमाटर की कीमत उठाकर देख लीजिए, आज से महंगी दालें इस देश में जब बिकी थी मोहित जी, जब कोरोना काल या वैश्विक महामारी नहीं थी। तो इस देश के हालत की बात, आज जिस चीज के विकास की बात हमसे कर रहे हैं कि हमने किसानों को क्या हमने किसानों को जो गारंटी दी थी उस पर आज भी हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग किसानों के पीछे कंधे पर बंदूक रखकर उसको भी राजनीतिक रूप करने में लगे हुए हैं। सब सारा किसान जानता है, सारा देश जानता है, और आने वाला 2022 भी आपको निश्चित बताएगा। जी संजीव जी, आपकी इन तमाम बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने समझाया इनको, आपकी बातों को जनता भी समझ लेगी, उसको लेकर वो बात कहना भी चाह रहे हैं। लेकिन तो तस्वीरें आपने उत्तर प्रदेश की देखी कि सियासी मौसम में किस तरीके से राजनीतिक दल वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी से सवाल पूछे जाए वो अपने दावे देती है, और कांग्रेस सपा की बात करें तो वो अपने दावे सामने रखती है। लेकिन दावे किसके कितने किस तरीके से साबित होंगे 2022 में जनता साफ कर देगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एनबी न्यूज, आपके साथ मैं मोहित चौधरी, धन्यवाद।